Hello guys, welcome back again. I hope all of you are doing well. In this video, we are going to talk about respiration. जो जीवों के अंदर श्वसन होता है उसके अंदर 3-4 जो प्रोसीजर होते हैं, चाहे ग्लाइकोलाइसिस है, चाहे आपके क्रेब्स चक्र चलता है या फिर ईटीएस चलता है, उसका सार हम यहाँ पे देखने वाले हैं। मैं यहाँ पे सारा जो बेसिक है श्वसन का वो यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो हम देखते हैं जीवों में, सबसे पहले उसकी परिभाषा आपको समझ में आना ज़रूरी है। तो उसकी परिभाषा क्या होती है बच्चों? जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर सरल कार्बनिक पदार्थ में चेंज करके जो हम ऊर्जा मुक्त करते हैं, वो ऊर्जा कोशिका के लिए एटीपी के रूप में मुक्त होती है। इसे ही हम बोलते हैं सेल करेंसी, ऊर्जा मुद्रा, या फिर इसे क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी, एटीपी के रूप में। इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब यहाँ पे चाहे आपके एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा हो, जिसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं, या फिर आपके अवायवीय श्वसन हो रहा हो, या फिर आपके अवायवीय श्वसन होना हो, दोनों ही कंडीशन में ऊर्जा आपको मुक्त होगी। डिपेंड करता है, वायवीय श्वसन में आपको कम ऊर्जा ज़्यादा देखने को मिलेगी। एक ग्लूकोज का अणु टूटेगा, यहाँ पे आपको 38 एटीपी प्राप्त होते हैं, जबकि इधर आपको 2 एटीपी ही प्राप्त होते हैं। तो अवायवीय श्वसन ज़्यादातर आपके जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, जो लेस एडवांस ऑर्गेनिज्म है, वहाँ पे देखने को मिलेगा, जबकि जो एडवांस जिनमें सिस्टम मिलता है, जहाँ पे हर प्रक्रिया को करने के लिए अलग-अलग सिस्टम है, तंत्र है, वहाँ पे आपको ऊर्जा ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी। इसीलिए वहाँ पे 38 एटीपी आपको प्राप्त होते हैं, ठीक है? तो वायवीय श्वसन ज़्यादातर हमें या फिर जो ज़्यादा एडवांस इनमें ऑर्गेनिज्म में देखने को, चाहे वायवीय श्वसन हो, अवायवीय श्वसन हो, एक प्रोसीजर तो सब में देखा जाता है, जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है? तो ग्लाइकोलाइसिस फिर और आगे भी स्टेप देखेंगे। सबसे पहले आपको ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप पता होना चाहिए। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस बच्चों होता है कोशिका की जीवद्रव्य, साइटोप्लाज्म में ये टेक टू प्लेस लेता है, यानी कि यहाँ पे कोशिका द्रव्य में ये प्रक्रिया आपके कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे होता क्या है? तो देखिए, ग्लूकोज जो है, नाम से ही पता चल रहा है, ग्लाइकोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लेते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस यानी कि टूटना, यानी कि ग्लूकोज का टूटना और एक नया प्रोडक्ट बना देना। वो नया प्रोडक्ट कौन सा है बच्चों? वो है पाइरूबिक एसिड। कौन सा है? पाइरूबिक एसिड। ग्लूकोज से पाइरूबिक एसिड का बनना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। और चाहे वायवीय श्वसन हो रहा हो, अवायवीय श्वसन हो रहा हो, ये हमेशा आपके यहाँ देखने को मिलेगा, जीवद्रव्य में होता हुआ पाया जाता है, ठीक है? लेकिन जैसे ही आप वायवीय श्वसन की तरफ जाते हो, वायवीय श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस के बाद में और सारी प्रोसीजर भी होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी लिंक रिएक्शन होती है। लिंक रिएक्शन के बाद में आपकी क्रेब्स साइकिल होता है, और क्रेब्स साइकिल के बाद में आपकी ईटीएस चक्र भी चलता है, ठीक है? जबकि यहाँ पे जो ऊर्जा मुक्त होनी होती है, वो ग्लाइकोलाइसिस से ही आपको प्राप्त हो जाती है। आगे उसमें ज़्यादा इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपके अ, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में, यानी अवायवीय श्वसन में केवल ग्लाइकोलाइसिस ही देखा जाता है, वहीं से आपको ज़्यादातर ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। जबकि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। सबसे पहले आपकी जो पाइरूविक अम्ल है, वो पहुँच जाता है। अब ये जो तीनों प्रोसीजर हो रही हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती हैं। ये जैसे मान लीजिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है? अब ये माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों झिल्लियों के बीच में जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है, इसमें होती है आपकी लिंक रिएक्शन। और तो लिंक रिएक्शन में क्या होगा बच्चों? पाइरूविक अम्ल जो है आपके, वो बना देता है एसिटाइल कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, सार बता रहा हूँ। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ा है तो आपको एक बेसिक यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है? तो पाइरूविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ प्राप्त होता है? आपके कोशिका द्रव्य में से पाइरूविक अम्ल चल के आता है और कहाँ पहुँच जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर, और वो भी दोनों झिल्लियों के बीच में। अब यहाँ पे पाइरूविक अम्ल चेंज हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है? और यहाँ पे आपकी ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ पे ऊर्जा मुक्त होती है, मैं बताऊँगा कितने एटीपी प्राप्त होते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको प्रोडक्ट पता होने चाहिए। अब देखिए, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है, ये किसका उत्पाद है? लिंक रिएक्शन का उत्पाद है। अब ये पहुँच जाएगा आपके क्रेब्स चक्र में। क्रेब्स चक्र कहाँ होता है बच्चों? क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया का जीवद्रव्य, जिसे आप बोलते हो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में होता है, ठीक है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीवद्रव्य है, उसे आप बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल आपके कंप्लीट होगा, और एसिटाइल को एंजाइम ए बना देता है सिट्रिक एसिड। 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बना देता है, और इसीलिए इसे
क्रेब्स चक्र को दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम? सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे जो ऊर्जा का पैकेट बन गया है, उसे तोड़ के एटीपी जो आपको प्राप्त होती है, वो ईटीएस के माध्यम से प्राप्त होती है और ईटीएस आपको माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में देखने को मिलती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है और यहाँ पे आपको ईटीएस चलता हुआ दिखाई देता है। ईटीएस की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। तो यहाँ पे जो ऊर्जा के पैकेट अपने क्रेब्स साइकिल तक बनाए थे, उन्हें तोड़ के ऊर्जा जो एटीपी के रूप में प्राप्त होगी, वो ईटीएस में ही आपको प्राप्त होती है। ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा जो सार है, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, वापस से रिवाइज़ कर रहा हूँ। चाहे वायवीय हो, चाहे अवायवीय श्वसन हो, ग्लाइकोलाइसिस दोनों में ही होगा। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा और उसे पायरूविक अम्ल में चेंज कर दिया जाएगा। अब अगर वायवीय श्वसन हो रहा है, तो पायरूविक अम्ल पहुँच जाता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों झिल्लियों के बीच में। अब इसे आपको प्राप्त हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है? अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में पहुँच जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के जीवद्रव्य में। माइटोकॉन्ड्रिया की जीवद्रव्य जिसे हमने नाम दिया है मैट्रिक्स। अब ये यहाँ पे बना देता है 6 कार्बन का प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड और ये चक्र चलता रहता है और आपके क्या बनते हैं? ऊर्जा के पैकेट बन जाते हैं किसके फॉर्म में? NADPH2 के फॉर्म में, FADH2 के फॉर्म में, GTP के फॉर्म में और ये सब पहुँच जाते हैं ईटीएस में और ईटीएस में ही आपको इनसे एनर्जी मिलती है। कैसे मिलती है वो मैं यहाँ पे बताऊँगा। देखिए, पहला जो स्टेप है आपके ग्लाइकोलाइसिस, फिर हम लिख देते हैं लिंक रिएक्शन, फिर लिख देते हैं क्रेब्स साइकिल। देखिए बच्चों, तो ग्लाइकोलाइसिस में जो आपको कुल एटीपी प्राप्त होते हैं वो 10 एटीपी प्राप्त होते हैं। लेकिन ग्लूकोज के फॉस्फोरिलीकरण में सबसे पहले हमने 2 एटीपी खर्च कर चुके होते हैं। खर्च कर दिए कितने? 2 एटीपी। 10 में से 2 गए तो आपको शुद्ध लाभ हो जाता है 8 एटीपी। ठीक है बच्चों? ग्लाइकोलाइसिस में आपको 8 एटीपी प्राप्त हो चुके हैं। अब लिंक रिएक्शन में आपको एसिटाइल कोएंजाइम जब ये बनता है, उस टाइम पे आपको 2 NADPH2 प्राप्त होते हैं। क्योंकि एक NADPH2 से 3 एटीपी प्राप्त होते हैं, तो 2 NADPH2 से कितने प्राप्त होंगे? 6 एटीपी। तो यहाँ पे आपको 6 एटीपी प्राप्त हो जाते हैं। क्रेब्स चक्र देखिए बच्चों, 2 बार चलता है। 2 बार चलता है, ठीक है? 2 बार चलेगा। एक बार जब चलता है, एक बार चलने पे 3 NADPH2 प्राप्त होते हैं, 1 FADH2 प्राप्त होता है और 1 GTP प्राप्त होता है, ठीक है? अब हमें पता है 1 NADPH2 से कितने एटीपी प्राप्त होते हैं? 3। तो 3 NADPH2 से कितने प्राप्त होंगे बच्चों? 9 एटीपी, ठीक है? फिर ये FADH2, तो 1 FADH2 से बच्चों 2 एटीपी प्राप्त होते हैं। तो 1 से कितने प्राप्त? 2 एटीपी। और 1 जीटीपी से कितने एटीपी प्राप्त होते हैं? बच्चों 1 एटीपी ही प्राप्त होता है, टोटल मिला के हो गया आपके 12 एटीपी। कितनी एटीपी प्राप्त हो गया आपको? 12। मैंने क्या बोला? क्रेब्स चक्र आपके 2 बार चलता है, ठीक है? अब ये क्यों चलता है ये आपको तभी पता होगा जब आप साइकिल को देखेंगे, लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखिए क्रेब्स चक्र 2 बार चलता है, तो आपको 12 गुणा 2 करना पड़ेगा यानी कि टोटल 24 एटीपी। अब इसमें आप ऊर्जा का पूरा सार लगा सकते हो कि आपको कितने एटीपी प्राप्त हुए। वायवीय श्वसन हम देख रहे हैं, ठीक है? अवायवीय श्वसन तो हमने ग्लाइकोलाइसिस पे ही खत्म कर दिया था, ठीक है? तो वहाँ पे देखिए 8 एटीपी ये, 6 एटीपी लिंक रिएक्शन में, 8 एटीपी ये रहे, ठीक है? और फिर 24 ये रह गए, ठीक है? 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 24 38 एटीपी आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से टोटल शुद्ध लाभ होता है एटीपी का 38 एटीपी का। तो यहाँ पे आपको वायवीय श्वसन का पूरा सार मैंने बता दिया है किस तरह से होता है। बाकी अगर आप अच्छे तरह से जानना चाहते हैं तो मैंने सारे प्रक्रियाओं को और अच्छी तरह से समझा रखा है। थैंक्स।